हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स आपके साथ जून से लेकर के जनवरी तक के महीने के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो दिए गए 2 नंबर्स पे आप हमें कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है जीडीपी एस्टिमेशन के बारे में। हुआ ये है कि अभी सरकार ने एक नई जीडीपी की सीरीज़ लॉन्च की है और उसके एस्टिमेशन का एक नया तरीका लॉन्च किया है। उसी के ऊपर सारी कंट्रोवर्सी चल रही है और साथ साथ इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा भड़का दिया है और ज़्यादा आग दे दी है एक पेपर ने। एक रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर के हिसाब से हमारे जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने ये कहा है कि कंट्री की ग्रोथ को हमने ज़बरदस्ती ओवर एस्टिमेट कर लिया। तात्पर्य ये है कि 2011-12 से लेकर अगर 2016-17 तक देखें तो जो भी ग्रोथ थी, समझ लीजिए एक्स ग्रोथ थी, तो उन्होंने कहा करीब इसमें 2.5% का आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये 2.5% नहीं था, एक्स ही थी मतलब। तो इसी वजह से इसके ऊपर और ज़्यादा सवाल उठने लगे। अब हम लोग आते हैं थोड़े फैक्ट्स पे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या चेंज करे गए हैं नई जीडीपी सीरीज़ में। देखिए, 2015 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसने एक नई रिवाइज्ड मेथडोलॉजी बनाई जिसके तहत हम लोग अब जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे एक दूसरे तरीके से। तरीके में क्या क्या डिफरेंस थे? सबसे पहले बेस ईयर का डिफरेंस था। बेस ईयर यानी कि पहले जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते थे उसको 2004-05 के आधार पे किया जाता था। अब वही बेस ईयर बदल दिया गया है और 2011-12 कर दिया गया है। उसके अलावा नेशनल अकाउंट्स का एक सिस्टम है। 2008 में इस सिस्टम ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, कुछ सिफारिशें रखी थी। उन सिफारिशों को अब जीडीपी के आंकलन में इंक्लूड कर दिया गया है। सबसे पहले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर नेट वैल्यू एडेड को अब बेसिक प्राइस पे देखा जाएगा। जीडीपी को अब मार्केट प्राइस पे देखा जाएगा और उसको हेडलाइन जीडीपी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, यानी कि अब उसको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे नहीं देखा जाएगा। जो भी अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज हैं और अकाउंट्स वो मेंटेन कर रहे हैं तो उनको अब क्वासी कॉर्पोरेशन के तौर पे कैटेगराइज किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा MCA 21 का डेटाबेस इनकॉर्पोरेट किया गया है। पहले होता क्या था, जो एंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन होता था उसको हम लोग एक दूसरे इंडेक्स के जरिए क्लासीफाई करते थे, जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। लेकिन अब MCA 21 का डेटाबेस इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। उसके अलावा ज़्यादा बड़ा कवरेज किया गया है अब फाइनेंशियल सेक्टर का, क्योंकि अब स्टॉक ब्रोकर्स को इंक्लूड कर लिया है, स्टॉक एक्सचेंज को इंक्लूड कर लिया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इंक्लूड कर लिया है, म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड कर लिया है, पेंशन फंड्स को इंक्लूड कर लिया है, और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इन सब रेगुलेटरी बॉडीज़ को भी इंक्लूड कर लिया है। तो अब जीडीपी निकालने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे पास स्कोप सामने आ गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि पहले क्या था। तो पहले इतना ब्रॉड कवरेज नहीं था। पहले प्राइमरली हम लोग सिर्फ कमर्शियल बैंक और NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को ही लेते थे, पर अब कवरेज बहुत बड़ा कर दिया गया है और इसमें बहुत सारी और भी एंटिटीज इंक्लूड कर ली गई हैं। अब हमने एक इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड यहाँ पे इंक्लूड किया है। पहले ये माना जाता था कि जो भी वर्कर हैं, भले ही कोई भी कैटेगरी को हो, वो सब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। लेकिन ये बात ठीक नहीं थी, क्योंकि आप देखिए, अगर आप 2 लोगों को खड़ा करेंगे तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी सेम होगी? क्या वो इक्वल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जीडीपी में? तो ऐसा संभव नहीं है। नई वाली जो मेथड है उसमें इस चीज़ को एड्रेस किया गया है और डिफरेंशियल लेबर प्रोडक्टिविटी इशू पे भी फोकस किया गया है। यानी वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया जाएगा उनकी प्रोडक्टिविटी को देखते हुए। जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में उसकी अलग कैटेगरी होगी, जो कंपैरेटिवली कम कर रहा है उसकी अलग कैटेगरी होगी, और जो बहुत कम कर रहा है उसकी अलग कैटेगरी होगी। अभी जो रिसेंट सर्वेज हुए हैं, जो नए सेंसस होंगे, उस सभी के लेटेस्ट डेटा इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे अभी कृषि से संबंधित डेटाज आए हैं 2010-11 के। उसके अलावा पशुधन की गणना हुई है, उसके डेटाज। उसके अलावा अखिल भारतीय रेल और निवेश सर्वेक्षण हुआ है 2013। तो ये जो नए सर्वेज हुए हैं इन सब के डेटाज अब इसमें इनकॉर्पोरेट होंगे। यानी जो आपके पास जीडीपी नंबर्स आएंगे वो अब अप टू डेट होंगे, उसमें सारे नए डेटाज ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं जीडीपी वर्सेस जीवीए क्या होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद
क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है उसको जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड के सामने रखते हैं। तो देखिए जीडीपी क्या है, जो भी मॉनेटरी वैल्यूज़ है सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसमें दो तीन चीज़ें देखी जा रही हैं। सबसे पहले तो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, दूसरी बात वो एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए, यानी एक टाइम पीरियड में होना चाहिए। तो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक टाइम पीरियड में जो भी आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उसकी मॉनेटरी वैल्यू के बराबर होगी आपकी जीडीपी। अब इसमें अगर कोई अंग्रेज़ कंट्रीब्यूट कर रहा हो या फिर मान लीजिए कोई इंग्लैंड से आदमी आता है, वो एक कंपनी में काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है लेकिन वो भारत की सीमा के अंदर काम कर रहा है तो इसमें जीडीपी में उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं जीएनपी की बात करूं यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो उसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको जीडीपी याद रखनी है। तो एक देश के अंदर एक टाइम पीरियड में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सभी की मॉनेटरी वैल्यूज ले लेंगे तो आपके सामने जीडीपी निकल के आ जाएगा। अब अगर हम लोग जीवीए पे बात करें यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड पे, तो ये बताता है कितनी वैल्यू एडिशन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पे। यानी इकोनॉमिक आउटपुट को अगर हम इनपुट से घटा देंगे, मेरा तात्पर्य है कि अगर इनपुट को आउटपुट से आप घटा देंगे तो जो भी वैल्यू उसमें ऐड हुई होगी उसको आप ग्रॉस वैल्यू एडेड में मानते हैं। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये सेक्टर स्पेसिफिक है, लेकिन जो जीडीपी है ये सभी जीवीए जो अलग अलग सेक्टर्स से आते हैं उन सबको ऐड करने के बाद, उसमें टैक्सेस को ऐड करने के बाद, जब सब्सिडीज़ को उसमें से हटाया जाता है तब आती है आपके सामने निकल के जीडीपी। जो जीडीपी के फिगर्स हैं इसके कंपाइलेशन का जो पूरा दारोमदार है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के ऊपर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक छोटा सा ऑफिस है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी को 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, यानी ये 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, उसके बाद से 1 जुलाई 2019 को इसको 2 साल कंप्लीट हो गए। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। एक बार देख लेते हैं क्या होता है जीएसटी और अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है। जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और कैसा है, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपके सामने आएंगे। सबसे पहले डेस्टिनेशन बेस्ड है और दूसरी बात इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी समझ लीजिए 2 राज्य हैं, एक राजस्थान है एक उत्तर प्रदेश है। अगर यहाँ पे मैंने कोई गाड़ी बनाई और उसको यहाँ पे जाके बेचूंगा तो डेस्टिनेशन पे उसका टैक्स लगेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और इनडायरेक्ट है। फाइनल कंजम्पशन का जो पॉइंट है, जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश में वो गाड़ी मैंने बेची है तो इसका फाइनल कंजम्पशन पॉइंट हुआ उत्तर प्रदेश, तो वहीं पे ये टैक्स लेवी होगा। जीएसटी के आने से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो इसके अंदर सब्ज्यूम हो गए थे। अगर हम बात करें तो 17 ऐसे टैक्सेस थे इनडायरेक्ट जो इसके अंदर सब्ज्यूम हो गए थे। जो टैक्स फिर भी सब्ज्यूम नहीं हुए थे, यानी कि जो टैक्स जीएसटी के अंदर सम्मिलित नहीं हो पाए थे, वो कौन से थे? एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वैट ऑन अल्कोहल और ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए वो, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स जो कि लोकल बॉडीज़ द्वारा लगाया जाता है, और प्रोफेशनल टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से टैक्स ऐसे थे जो जीएसटी के तहत उसके अंदर सब्ज्यूम नहीं हुए थे। अभी जो जीएसटी है वो सभी प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है, कुछ को छोड़ के, जैसे कि पेट्रोलियम, अल्कोहल, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 जो है इनको छोड़ा गया है, इनको एक्सेप्शन में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। जीएसटी के 4 स्लैब्स बनाए गए, 5%, 12%, 18% और 28%। ज़्यादातर जो आपके डेली यूज़ के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी, यानी 0 जीएसटी लगेगा जो नए टैक्स रेट्स हैं उसके अनुसार। और जो लग्जरी गुड्स हैं या फिर डीमेरिट और सिन गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स यानी कि जो बहुत महंगे गुड्स हैं, सिन या डीमेरिट गुड्स यानी कि जो आपको बीमार करते हैं या फिर जिनके कंजम्पशन से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, उनको रोकने के लिए उनके ऊपर जनरली ज़्यादा ही टैक्स रखा जाता है। और टैक्स के ऊपर भी यहाँ पे इनको रोकने के लिए इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा एडिशनल सेस भी लगाया जाएगा। गवर्नमेंट के हिसाब से जीएसटी से काफ़ी फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो टैक्सेस को कलेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके लिए टैक्स की चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। कस्टमर के लिए बहुत सारे पहले टैक्सेस थे, अब उनको सब्ज्यूम कर लिया है जीएसटी के अंदर, तो अगर उसने सिर्फ जीएसटी को समझ लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें वो समझ जाएगा जो पहले वो बहुत सारे टैक्सेस के साथ नहीं कर सकता था। इसीलिए कस्टमर के लिए समझने में यहाँ पे आसानी होगी। टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, उसके ऊपर कोई जो कैस्केडिंग इफेक्ट लगता था वो नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, मान लेते हैं मैं फाइनल कंज्यूमर हूँ तो बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो सब टैक्सेस जुड़ जुड़ के फाइनल जो है बर्डन मेरे ऊपर आता था। अगर 10 रुपये की चीज़ है
तो समझ लीजिए वो मुझे 50 रुपये की पड़ती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेवल पे टैक्स लग जाते थे। इसको कहते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन अब क्योंकि सिर्फ एक जीएसटी है, ये सारे टैक्सेस गए, तो इस तरीके कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, तो कंज्यूमर को सामान सस्ता पड़ेगा, आसान होगा उसको समझने में, और टैक्स बर्डन उसके ऊपर नहीं आएगा। क्या जीएसटी सक्सेसफुल रहा है? तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जीएसटी के अगर पहले के फेज को देखेंगे तो वहाँ पे टैक्स लॉज को बहुत ज़्यादा वायलेट किया जाता था। टैक्स कंप्लायंस अब काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि अभी ज़्यादा बहुत नॉर्म्स नहीं है, एक सिंगल सेट है नॉर्म्स का। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आप आसानी से टैक्स को कलेक्ट कर पाओगे, और जो भी आदमी टैक्स लॉज को वायलेट कर रहा है उसको भी हम पकड़ पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं जीएसटी ने कंप्लायंस को बढ़ा दिया है, और स्मॉल ट्रेडर्स जो पहले टैक्स ब्रैकेट से बचना चाहते थे, वो अब कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत खुद का फ़ायदा देखते हैं और उसके तहत टैक्स भी भरते हैं। तो यानी कि सरकार का टैक्स कलेक्शन इससे बढ़ना चाहिए, और यही हुआ है। जो जीएसटी है उसने गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू बेस है उसको करीब 85% और ज़्यादा बढ़ा दिया है। सरकार का अगर मंथली देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू बढ़ गया है करीब 10% से। अभी अगर हम देखें तो 97.5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि जीएसटी के अंदर कवर्ड हैं, 18% और उससे लोअर की जो स्लैब्स है उसमें। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो वैसे जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुआ है। उसके अलावा ई वे बिल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो जीएसटी के बाद ही संभव हो पाया। पहले समझते हैं ई वे बिल क्या होते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट है। अगर मान लीजिए मैं एक ट्रक चलाने वाला हूँ, मेरे ट्रक में 50,000 से ज़्यादा के गुड्स रखे हैं और मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मान लीजिए मुझे बेसिकली अगर लेके चलें 10 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करना है इसको लेके, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट कैरी करना होगा। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा ई वे बिल। ये मुझे कौन देगा? ये मुझे जीएसटी कॉमन पोर्टल से जनरेट होकर मिलेगा, और जिसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है या ट्रांसपोर्टर है, वो मुझे ये देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको ज़्यादा रुकावट नहीं फेस करनी पड़ेगी, और अलग अलग से आपको ट्रांजिट पास नहीं लेना पड़ेगा जो पहले लेना पड़ता था। अगर मान लीजिए मैं राजस्थान से उत्तर प्रदेश जाऊँ, उत्तर प्रदेश से मैं मध्य प्रदेश जाऊँ, तो मुझे अलग अलग उत्तर प्रदेश के लिए ट्रांजिट पास लेना पड़ता था और एमपी के लिए अलग ट्रांजिट पास लेना पड़ता था। अब अगर यहाँ से मुझे ये वाला अगर ई वे बिल मिल जाए तो मैं अपना ट्रक सीधे कितने भी स्टेट से लेके जाऊँ, सीधे वो बिल दिखा दूँ, ऑनलाइन उसकी मैचिंग हो जाएगी और मुझे कहीं ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा रुकावटें नहीं आएंगी। तो इससे बेसिकली जो टाइम लगता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में, वो कम हो जाएगा और कन्वीनियंस बढ़ जाएगी। तो अगर जीएसटी ना आता तो ये सब कुछ संभव नहीं था। जीएसटी आने के बाद ई वे बिल्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन किया गया है, और जो पहले डिपार्टमेंटल पुलिसिंग मॉडल था उसको हटा के अब सेल्फ डिक्लेरेशन मॉडल पे गए हैं। मतलब मैंने अपने आप ये डॉक्यूमेंट बनवा लिया, मैं खुद डिक्लेयर करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ में, किसी भी ख़राब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, जितना इसमें लिखा है उतना ही सामान मैं कैरी कर रहा हूँ, सब चीज़ों का ऑनलाइन रिकॉर्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे धांधलीबाजी कम होगी और जो लोग भी ऑनेस्टली काम करते हैं उनके लिए ईज़ बढ़ेगी। हालांकि कुछ चैलेंजेस अभी भी रह गए हैं, जैसे कि कई जगह हमने एक्सक्लूजन लगाया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपने एक्सक्लूड किए हैं, जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस आता है, डीजल पेट्रोल आता है, एविएशन का टरबाइन फ्यूल आता है, अल्कोहल को आपने बाहर रखा है, रियल एस्टेट को बाहर रखा है, और ये सब अगर बताएं तो 35 to 40% टैक्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी अभी भी 35 से 40% जो आपके खाते में टैक्स आ सकता है वो बाहर है, वो आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया। उसके अलावा जो इसमें अलग अलग स्लैब्स हैं, तो भाई आपने इतनी सारी स्लैब बना के वही चीज़ कर दी। पहले भी मुझे 4 अलग अलग तरीके के टैक्स समझने पड़ते थे, अब मेरे को आपके एक जीएसटी में 4 अलग अलग स्लैब समझनी पड़ेंगी, तो मेरे लिए तो कॉम्प्लिकेशन उतना ही रहा। उसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में डिजिटल लिटरेसी की मात्रा अभी बहुत कम है, बहुत लोगों तक डिजिटल चीज़ों की अभी भी पहुंच नहीं है, अगर पहुंच है भी तो उनमें जागरूकता नहीं है। तो ऐसे में क्या ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में लागू होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो पहले इसके लिए कुछ जागरूकता की कैंपेन्स चलानी चाहिए जो नहीं चलाई गई, तो वहाँ एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा जब भी आप डिजिटल जाते हैं तो आपके डेटा की प्राइवेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या मेरा डेटा प्राइवेट है, किसी और के पास तो नहीं जा रहा, कोई इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा? इस तरीके के मन में आपके डाउट्स आते हैं, तो उनको भी रिजॉल्व करना ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए, सब कुछ आप डिजिटल कर रहे हैं तो ये बात तो तय है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जैसे कि अगर वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। कई बार ऐसा देखा भी गया है, ई वे जो है बिल, उसके बाद से लगातार वेबसाइट क्रैश होती है, जिसकी वजह से ई वे बिल के जनरेशन में ही डिले हो जाता है। तो ये समस्याएं सुलझाने का अभी भी हमको स्कोप चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में जानेंगे, यानी गैर निष्पादित
परिसंपत्तियों के बारे में हम जानेंगे। न्यूज़ के हिसाब से हमारे लिए अच्छी खबर है। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कई सारे कदम के कारण एनपीए में कमी आई है। अब यहाँ पे जो एक टर्म है स्ट्रेस्ड एसेट, उसके बारे में जानना पहले ज़रूरी है, फिर हम आपको लेके चलेंगे एनपीएस पे। स्ट्रेस्ड एसेट क्या है? ये एक ब्रॉडर टर्म है, यानी एक बहुत बड़ा टर्म है। उसमें एनपीए भी हैं, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स भी है, रिटर्न ऑफ एसेट्स भी हैं। तो ये समझिए, अगर ये बड़ा वाला जो गोला बनाया है मैंने, ये स्ट्रेस्ड एसेट है, तो इसी में एक छोटा गोला है जो एनपीए है, एक और छोटा गोला है जो कि है रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, और इसी के अंदर एक और गोला है जो है रिटर्न ऑफ एसेट्स। अब हम समझते हैं इसके तहत पहला रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स क्या है। नाम से समझ में आ रहा है, समझ लीजिए ये एक लोन था। अगर सामने वाला व्यक्ति इसको रीपे नहीं कर पा रहा मुझको, तो मैंने इसको किसी तरीके से रीस्ट्रक्चर कर दिया। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे रीस्ट्रक्चर करूं। हो सकता है मैं इसमें जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये लोन पहले 15 वर्षों में आपको पे करना था, तो अब मैं कहता हूं आप चलो 20 वर्षों में पे कर दो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ईएमआई है वो कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप 1500 रुपये महीना पहले पे करते थे, तो अब हो सकता है वो आपकी 1000 रुपये पर महीना हो जाए, क्योंकि मैंने टाइम बढ़ा दिया है। या फिर हो सकता है मैं यहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट रेट है उसको चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपके लोन पे 6% लेता था। लोन का यहाँ पे पूरा मुद्दा ये है, समझ लेते हैं ये एक बैंक है और समझ लेते हैं ये एक व्यक्ति है। बैंक से व्यक्ति ने 100 रुपये का लोन लिया। अगर बैंक उस पर 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, तो यानी कि ये व्यक्ति बैंक को वापस 106 रुपये लौटाएगा। और बैंक के पास ये पैसा देने की क्षमता कहाँ से आती है? समझ लीजिए एक और व्यक्ति है जिसने इस बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है, तो वो उस खाते में अपने पैसे जमा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मानते हैं उस व्यक्ति ने अपने खाते में 200 रुपये जमा किए हैं। बैंक उसको ये बोलता है कि भाई मैं तुमको ये 3% के हिसाब से इसमें ब्याज दूंगा, यानी 200 रुपये पे मैं तुमको जब भी तुम्हें वापस चाहिए होगा तो 206 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए, बैंक आपसे जो चार्ज कर रहा है वो 6% है, जो वापस दे रहा है वो 3% है। तो यानी 3% की यहाँ पे फिर भी एक्स्ट्रा स्प्रेड रखा गया है। तो ये जो स्प्रेड है इसको कहते हैं बैंक का प्रॉफिट। वो जो 3% है वो बैंक अपनी जेब में रखेगा। तो मैंने ये आपको इसलिए समझाया है कि समझ लीजिए आपके लोन पे 6% बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट ले रहा था, तो आपको 100 रुपये के बदले 106 बैंक को वापस देने पड़ रहे थे। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत हो सकता है बैंक उसको घटा के कर दे 4%। तो आपके लिए फ़ायदा ये है, जो आपको पहले 106 रुपये वापस देने पड़ रहे थे, अब आपको 104 रुपये ही वापस देने पड़ेंगे 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो यानी सामने वाला व्यक्ति कैसे भी करके बैंक को वापस लोन लौटा पाए, इसी के लिए लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। और या फिर रीस्ट्रक्चरिंग के तहत हम लोग जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने लोन लिया है वो मेरे ऊपर उधार है, वो मेरा डेट है। तो हो सकता है बैंक उसके बदले मुझे कहे कि आप इतना डेट मत लौटाओ, आपको इतने % की हम इक्विटी दे देते हैं, आप इतना डेट लौटा दो, जिससे वो व्यक्ति सक्षम हो पाए कि वो लोन को लौटा पाए। तो इस वजह से की जाती है रीस्ट्रक्चरिंग। होगा ये, अगर लोन सरकार के पास वापस आएगा तो इसके तहत एनपीएस जो बढ़ रहे थे वो वापस नहीं बढ़ेंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे। बेसिकली देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे हम जाएं तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर देख लेते हैं ये बैंक है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं विजय माल्या ने बैंक से 100 रुपये लिए। विजय माल्या लेकिन ये 100 रुपये बैंक को वापस नहीं लौटा पाए। बैंक ने कहा था कि आप हमें 6% पे लौटा देना। विजय माल्या इसको नहीं लौटा पाए और वो देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए। तो भाई क्या होगा, बैंक के पास जो पैसा आना चाहिए तो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जो बैंक ने इसको लोन दिया था वो सारा परफॉर्म नहीं किया, बैंक के पास उसके 106 रुपये आने चाहिए थे पर नहीं आ पाए, और इसी वजह से लोन ना लौटा पाने के कारण विजय माल्या तो देश छोड़ के भाग गया। लेकिन बैंक का ये हुआ कि बैंक के पास जो पैसा था वो चला गया, ना उसका प्रॉफिट आया ना उसके पास उसका पैसा वापस आया। तो इसी के तहत उसके एनपीएस बढ़े हुए हम मानते हैं। मतलब ये वाला जो एसेट है, जो 100 रुपये दिए उसने, उसके एसेट था, वो परफॉर्म नहीं किया, उसने ना बैंक को प्रॉफिट दिया ना बैंक को 100 रुपये वापस मिले, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। तो इसी तरीके से अगर किसी भी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि बैंक जो है वो बैंकरप्सी की तरफ ना चली जाए। कई बार ऐसा किया जाता है कि मान लीजिए ये मेरा किताब है, यहाँ पे लिखा है मैंने डेट, जो मेरे को उधार है, मान लीजिए 100 रुपये है, मेरे को विजय माल्या से लेने थे, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिखा है कंप्लीटेड, जो मेरे को पूरी तरीके से वापस मिल गए। आसान भाषा में समझने के लिए रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या हैं, जो यहाँ पे 100 रुपये विजय माल्या से लेने थे, मैंने अपने आप ही वो यहाँ से मिटा के उसको अलग कर दिया।
तो अगर मैं इस अपनी बुक में देखूंगा तो बुक में मेरे एकदम साफ दिखेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि भाई बैंक ज़्यादा नुकसान में नहीं है। हालांकि वो जो 100 रुपये मैंने यहाँ से हटाए हैं उस पर रिकवरी एफर्ट चालू रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने उसके बदले का पैसा वसूलना बंद कर दिया, हम वसूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने अपनी किताब में नहीं लिखा। अगर किताब में एंट्री करते तो हमारा एक नेगेटिव इमेज आगे जाती, हमारे एनपीएस बढ़ते। हमने किताब में नहीं लिखे और उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया। बस इसको बोला गया रिटर्न ऑफ एसेट, यानी लिखे हुए थे वो रिटर्न थे, वहाँ से उसको हटा दिया गया है। बेसिकली इस पर्पज़ को इस चीज़ को किया जाता है बैंक द्वारा अपनी बैलेंस बुक्स को क्लीन करने के लिए। मैंने आपको एनपीएस या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बहुत लेमन्स टर्म में समझाया था, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया। अब अगर हम लोग इसकी टेक्निकलिटी को देखें तो देखते हैं क्या बात जाती है। आपको मोटा मोटा पता है, किसी ने आपसे लोन लिया, वो वापस लौटा नहीं पाया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया बैंक के लिए, यानी आपके लिए। आपसे मैंने 100 रुपये उधार लिए, उधार लेके मैं भाग गया, मैंने आपको वापस नहीं दिए, तो वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। उस पर आप पैसे कमा सकते थे पर कमा नहीं पाए। अब अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा लोन है जिसपे 90 दिन से ज़्यादा के समय के लिए, या फिर मैं कहूँ तो 90 दिन से ज़्यादा ना तो प्रिंसिपल वापस आया है ना ही इंटरेस्ट आया है, यानी ब्याज और मूलधन दोनों का ही भुगतान बकाया है 90 या उससे अधिक दिनों के लिए। तो ऐसे जो भी लोन्स होते हैं उनको आप एनपीए में डाल देते हैं। अगर एग्रीकल्चर के पर्पज़ से दिया है या फिर फार्म के पर्पज़ से दिया है तो एनपीए जो है वो वेरी कर सकता है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, यानी वो एक सीज़न में उग जाता है, इस तरीके का कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, उस पर अगर इंटरेस्ट नहीं आया है 2 क्रॉप सीजन्स तक, तो हम उसे एनपीए में डालते हैं। और अगर कोई ऐसा क्रॉप है जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, तो वो हम मानते हैं कि काफ़ी समय लेगा उगने में, उसका हार्वेस्ट में, कटाई के बाद बिकने में, उस हिसाब से फार्मर वापस पैसा दे पाएगा, तो उसमें हम लोग एक क्रॉप सीज़न मानते हैं। अगर पूरा एक क्रॉप सीज़न, जो भी उसकी अवधि होगी पूरे क्रॉप सीज़न की, उसमें आपके पास पैसा वापस नहीं आया, ब्याज वापस नहीं आया, तो आप उसको एनपीएस में डालेंगे। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो इसमें 90 दिन का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या क्या चीज़, इंटरेस्ट भी और मूलधन या फिर प्रिंसिपल भी। उसके अलावा अगर आपने कृषि का लोन दिया हो तो उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीज़न, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 1 क्रॉप सीज़न। बैंक्स जो हैं वो अब इस एनपीए को भी कुछ हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि एनपीए तो आपको समझ में आ गया। अब जो बैंक है उनको ये बात कही जाती है कि भाई आप एनपीएस को भी क्लासीफाई करें, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस्ट एसेट। अब सब स्टैंडर्ड क्या है, तो इसको मैं आपको एक टेबल से यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग कि 90 दिन तक आपके पास ना प्रिंसिपल वापस आया ना इंटरेस्ट वापस आया, तो आप उसको कहेंगे भाई ये एनपीए है। जो लोन ऐसे ही एनपीए की तरह चलते रहे 1 साल या उससे कम के पीरियड में, यानी कि 12 महीने या उससे कम में इसी तरीके के एनपीए में वो कैटेगराइज रहे, उस पर ना इंटरेस्ट आया है ना ही उस पर मूलधन आया है, तो आप उसको सब स्टैंडर्ड एसेट के तौर पे क्लासीफाई करते हैं। अब जैसे ही ये 1 साल की अवधि खत्म होती है और इससे आगे निकल गया, मान लीजिए 13 महीने, 14 महीने, यानी 12 महीने से ज़्यादा की अवधि से जो भी चीज़ एनपीए बनी रही, अभी भी आपके पास ना इंटरेस्ट आया है ना ही प्रिंसिपल आया है, तो अब उसको आप डाउटफुल कैटेगरी में घोषित कर देंगे। यानी अब भाई आप डाउटफुल हो, अब आपको लग रहा है आपका पैसा डूब गया, वो वापस नहीं आएगा। उसके अलावा जब काफ़ी लंबे समय तक पैसा वापस ही नहीं आ रहा, तो आपने ये बात तय कर ली है भाई अब ये अनकलेक्टेबल है, यानी अब आप चाहें जो कर लो पैसे वापस नहीं आ सकते, तो अब आपको कोई और तरीके से यहाँ पे पैसा निकलवाना पड़ेगा। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या आपके पैसे लेके भाग गया, मानते हैं उसका ये किंगफिशर एयरलाइन का एक प्लेन खड़ा है, तो अब आपको ये बात तय हो गई है कि जो उससे लोन लिया था वो लॉस एसेट में चला गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्लेन को बेच के जितना भी रिकवर कर पाएंगे, मान लीजिए उसने 500 करोड़ का लोन लिया था, अगर ये प्लेन को बेच के आप 200 करोड़ 100 करोड़ जो भी कमा पाएंगे, आप धीरे धीरे करके उसको कमाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कुछ हद तक तो वापस पैसा आए। ये काम करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को यहाँ पे जिम्मेदारी दी जाती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आसान भाषा में कबाड़ी वाले, वो लोग प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके वो बेचेंगे, कैसे भी करके वो प्लेन को बेचेंगे और बेचने के बाद जो पैसा आएगा थोड़ी अपनी कमीशन खा के वो पैसा बैंक को दे देंगे। तो ये है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इनकी यहाँ पे मदद ली जाती है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने कोशिश की है आपको लेमेंस लैंग्वेज में समझाने की, बहुत ही आसान भाषा में कोशिश की है इस चीज़ों को रखने की। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको आइडिया लगा होगा इन सभी चीज़ों का। फिर मैं चलता हूँ अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे लेवरेज रेशियो या फिर लेवरेज अनुपात के बारे में हम लोग बात करेंगे।
न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, फिलहाल उसने लेवरेज रेशियो को रिलैक्स कर दिया है, जिससे कि बैंक्स अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकें। यानी कि जो पैसा बैंक लेंड करते हैं, जो लोन में देते हैं, उसको और बड़े लेवल पे दे सकें, उसको एक्सपैंड कर सकें। इसी के लिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेवरेज रेशियो को कम किया है। यह पूरी चीज़ समझ में आएगी जब हम समझ लेंगे लेवरेज रेशियो क्या होता है। देखिए, पहली बात तो कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ? बेसल की एक कमिटी थी जो कि बैंकिंग सुपरविजन के तौर पे गठित की गई थी कि ये जो है कमिटी अब से बैंक का सुपरविजन करेगी, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देगी, कोई ऐसे नॉर्म्स देगी जिसके आधार पे बैंक अपनी सभी प्रोसेस को डिटरमाइन करेंगे। हुआ कब? 2010 में ऐसा हुआ कि एक कमिटी ने लेवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बेसल 3 नॉर्म्स के पैकेज के तौर पे। इसको इस्तेमाल किया गया था ये देखने के लिए कि बैंक के पास कितना ज़्यादा डेट का अमाउंट, यानी बैंक ने कितने लेवल पे उधार दे रखा है। और बेसल 3 नॉर्म्स के तहत बैंक्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करना था अपना लेवरेज रेशियो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 1 अप्रैल 2015 से। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उस समय पूरे विश्व में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उसी क्राइसिस के तहत ये लेवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। लेवरेज रेशियो को डिफाइन किया गया बेसल 3 नॉर्म्स के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये टीयर 1 कैपिटल है और इसको हम देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स एक्सपोजर। बैंक का कितना ज़्यादा एक्सपोजर हो रखा है, यानी बैंक ने कितना ज़्यादा जोखिम ले रखा है। इस चीज़ को नापने के लिए हम लोग लेवरेज रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस पूरी चीज़ को मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007 से 2009 तक। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यहाँ पे बैंक्स को रेगुलेट करना ज़रूरी था। तो बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक बेसल 3 नॉर्म्स का पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया। ये किया किसने था? ये हमने आपको यहाँ पे बताया, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इस कमिटी ने 2010 में ये बेसल 3 के पैकेज के तौर पे कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। 2007 से 9 तक क्राइसिस था, इसीलिए 2010 में ये इंट्रोड्यूस किए गए। ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पैकेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसको दिसंबर 2010 में रिलीज़ किया गया था। अब इसके तहत कुछ रिक्वायरमेंट लिखी गई। ये रिक्वायरमेंट जो थी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी जो इंटरनेशनली बैंक्स को अप्लाई हो रही थी, बैंक्स को इसको फॉलो करना था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बैंक है, अगर कोई भी ऐसी शॉकिंग एक्टिविटी हो जाए जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 7 से 9 के बीच में, तो उसको बैंक एब्जॉर्ब कर पाए। ऐसा ना हो कि बैंक उसके तहत घबरा के या फिर शॉक एब्जॉर्ब ना कर पाने की वजह से बैंकरप्ट हो जाए या बैंक ही बंद हो जाए, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बैंक्स को मजबूती देने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको एक बेहतर स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट नॉर्म देने के लिए ये बेसल 3 इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगर यहाँ पे हम लोग लेवरेज की बात करें तो ये जो लेवरेज टर्म है दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि मैं कितना उधार लेता हूँ, कितना मैं डेट लेता हूँ अपने किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है या फिर मेरी एक इंडस्ट्री पहले से सेटअप है, मेरे को उसको ग्रो करना है, तो मैं बैंक से अगर 100 रुपये उधार लेता हूँ तो ये मेरे लेवरेज में आ जाएंगे। या फिर मैं किसी और इन्वेस्टमेंट पे अगर कोशिश करता हूँ मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले तो ज़्यादा रिटर्न के लिए, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए हों तो उस अगर पैसे को मैं यहाँ से उठाऊँगा वो भी मेरे लेवरेज में काउंट होगा। तो लेवरेज रेशियो का क्या मतलब है? ये जो बेसल 3 में इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे कहा गया कि भाई बैंक के पास या कंपनी के पास जो अमाउंट ऑफ इक्विटी है उसके कंपैरिजन में कितना उसका अमाउंट ऑफ डेट है। ये जो बेसिकली लेवरेज रेशियो ये दिखाता है कंपनी की कैपेसिटी क्या है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहे? सबसे पहले तो लेवरेज बिल्डअप होता जा रहा था, यानी कि जो आपके पास डेट में चीज़ें बिल्डअप होती जा रही थी उसको रोका जाए, उसको एक लिमिट पे लाया जाए। इसी के तहत दूसरी बात क्या होगी, अगर आप अपने लेवरेज को काबू रखेंगे तो आपकी रिस्क भी कंट्रोल में रहेगी। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेवरेज रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, बैंक बहुत ज़्यादा जगह लैंड नहीं कर सकता, यानी कि बैंक के पास एक लिमिट रहती है। क्योंकि लेवरेज रेशियो जितना अगर हम कंट्रोल में रखेंगे उससे मैंने बताया कि आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ये एक बैंक है, बैंक ने यहाँ पे विजय माल्या को पैसा दिया। विजय माल्या के 4-5 भाई बंधु और हैं जिन्होंने सबसे बैंक से पैसा लिया। ये सब बैंक से पैसा लेके हो गए फरार और जाके किसी और कंट्री में बस गए। बैंक का इस केस में, क्योंकि बैंक ने बहुत ज़्यादा उधार दे रखा है, बहुत ज़्यादा डेट दे रखा है, तो बैंक का लेवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से, या फिर बैंक का लेवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा कर रखा था, इस वजह से बैंक का जो रिस्क है वो बढ़ गया। अब ये चारों ने, पांचों ने ही पैसा नहीं दिया तो बैंक का तो इतने ज़्यादा एनपीए बढ़ जाएंगे, बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा, हो सकता है आने वाले समय में बैंक बैंकरप्ट हो जाए।
तो इसीलिए जब लेवरेज रेशियो ज़्यादा होता है या फिर जब लेवरेज रेशियो को टाइट रखा जाता है, इसका मतलब जो बैंक है वो ज़्यादा लोन नहीं दे सकता, या फिर मैं आसान भाषा में बताऊं तो बैंक ज़्यादा उधार नहीं दे सकता, तो उसके डेब्ट पे कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन अगर लेवरेज रेशियो कम कर दिया, जो कि इस केस में किया है आरबीआई ने, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब बैंक जो है वो ज़्यादा उधार दे सकता है, यानी ज़्यादा डेट दे सकता है। बैंक का ज़्यादा डेट देने में फ़ायदा ये है, जितना ज़्यादा बैंक इधर उधर डेट देगा, उधार देगा, सब पे फॉर एग्जांपल 6% का इंटरेस्ट रेट लगा रहा है। अब अगर इसने 3 लोगों को 100 रुपये दिए तो हर जगह से इसके पास 106 रुपये आएंगे। 106 रुपये अगर 3 जगह से आएंगे तो यानी 18 रुपये का बैंक को फ़ायदा यहाँ पे होगा। वहीं पे अगर जब लेवरेज रेशियो टाइट था, जब लेवरेज रेशियो आरबीआई ने ज़्यादा इम्पोज कर रखा था, तो बैंक को फॉर एग्जांपल बोल रखा भाई आप 200 रुपये से ज़्यादा लेंड नहीं कर सकते, तो बैंक बस 200 रुपये उधार देगा, 100 और 100, तो वापस 6% पे अगर दिया तो इसके पास 106 रुपये आए 2 लोगों से, यानी इसके पास अब फ़ायदा हुआ 12 रुपये का। पर जो नया केस है जहाँ पे लेवरेज रेशियो कम कर दिया है, वहाँ पे बैंक को 18 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से बैंक के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के चांसेस हैं। अगर हम इस चीज़ को बेसल 3 के टर्म्स में ही समझें तो उसने एक फार्मूला दिया है। फार्मूला के हिसाब से बैंक का जो कैपिटल है, जब उसको डिवाइड करते हैं बैंक के एक्सपोजर से, यानी कितना जोखिम बैंक ले सकता है, तो वो होता है लेवरेज रेशियो। तो यानी कि सीधी सी बात। और दूसरी बात, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, परसेंटेज टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो तात्पर्य ये है कि अगर लेवरेज रेशियो कम कर दिया तो यानी कि जो एक्सपोजर है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आप जोखिम अब ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम एक बार ये BIS को समझते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। सबसे पहले हेड ऑफिस कहाँ है इसका? बेसल में है, तभी वो जो इशू करता है उसका नाम होता है बेसल नॉर्म्स। स्विट्जरलैंड में है ये बेसल। ये होस्ट करता है और सपोर्ट करता है बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है BCBS, यानी कि बैंकिंग कमिटी फॉर बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। अच्छा, अब इस BCBS के बारे में भी जान लेते हैं। ये क्या है? एक इंटरनेशनल कमिटी है। इसको 1974 में स्थापित किया गया। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। 1974 में स्थापित किया गया इंटरनेशनल कमिटी है। ये किन लोगों से मिलकर बनी है? सेंट्रल बैंकर्स हैं इसमें, अलग अलग 27 कंट्री के और यूरोपियन यूनियन के। यानी जैसे RBI है तो वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, तो उससे जो बैंकर होंगे वो अगर इसमें जा रहे हैं तो वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। वैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें 27 कंट्रीज़ के अलग अलग बैंकर्स हैं, सेंट्रल बैंकर्स हैं और यूरोपियन यूनियन के भी हैं। हेडक्वार्टर्स इसका वहीं पे बेसल स्विट्जरलैंड में है। जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट आपने इससे पहले पढ़ा था, उसी के अंदर ये स्थापित है। इसको कार्य दिया गया है कि भाई आप बेसल अकॉर्ड्स तैयार करो, जिसकी वजह से बैंक के रिस्क टेकिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात करते हैं बेसल 3 रेगुलेशन की। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1 अप्रैल 2013 से भारत में, और वो भी किया गया है फेजेज में। और ऐसा माना जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 31 मार्च 2019 तक। जो बेसल स्टैंडर्ड्स के तहत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको याद रखने हैं, वो है मिनिमम कैपिटल इक्विटी, मिनिमम कॉमन इक्विटी कैपिटल रेशियो, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर फ्रेमवर्क, मिनिमम टियर 1 कैपिटल, मिनिमम टोटल कैपिटल, DSIBs, और इसी तरीके के काफ़ी सारे और भी इसमें इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं। हालांकि जो न्यूज़ है वो अभी लेवरेज रेशियो पे है, तो हम लोग उसी पे ध्यान देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में, यानी कि आधार चरण और लाभ स्थानांतरण। यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी रैटिफाई कर दिया है एक मल्टीलैटरल कन्वेंशन जो कि आया था OECD द्वारा। उसका और एम था टैक्स इवेजन को रोकना, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उस चीज़ को रोकना। इस तरीके का जो ये पूरा अग्रीमेंट है, जो कन्वेंशन है, इसको साइन किया गया था पेरिस में 2017 में। इसी में था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। इसको जब लागू किया गया तब थी 1 जुलाई 2018। ये जो कन्वेंशन है ये आउटकम है OECD या G20 के प्रोजेक्ट का, जिससे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोका जा सके। होगा क्या? अगर इसको लागू कर दिया गया तो भारत को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के द्वारा, वो चीज़ अब नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग होता क्या है, तो देखिए बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जिससे टैक्स को अवॉइड किया जाता है, और जो भी छोटे छोटे टैक्स रूल में गैप होते हैं या मिसमैचेस होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और कैसे? ये अपना जो टैक्स देने वाली कंट्री है, जो देने वाली लोकेशन है, वो ऐसी चुनते हैं जहाँ पे बहुत लो या फिर बिल्कुल नहीं टैक्स दिया जाता, जिससे कि जो ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स है वो आप देने से बच जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। समझ लेते हैं कोई एक कंपनी है जो कि यहाँ पे साउथ अमेरिका में है, तो समझ लेते हैं यहाँ पे इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स है, साउथ अमेरिका में हेडक्वार्टर्स है, और साउथ अमेरिका में
काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रही हैं, ये अपनी सब्सिडरी खोल लेती हैं किसी छोटे से देश में। समझ लीजिए साउथ अमेरिका के पास में कोई छोटा सा ऐसा नेशन है जहाँ पे ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये अपनी सब्सिडरी खोल लेती हैं इस वाले लोकेशन पे और सारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ शिफ्ट कर देती हैं। साउथ अमेरिका में तो ये कंपनी दिखाएंगी कि भाई हमको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, अगर मान लेते हैं हमने 100 रुपये कमाए तो 100 के 100 हमने अलग अलग चीज़ों में लगा दिए हैं। तो अगर हमको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप ये बताओ किस पे आपको टैक्स दें, क्योंकि टैक्स जो देना है वो तो आपको प्रॉफिट पे देंगे, हम अपनी इनकम पे देंगे, तो इनकम तो हमारी हुई नहीं है। तो इसके तहत ये कॉर्पोरेट टैक्स से बच जाते हैं। अब जो इनकी ये सब्सिडरी है और सारा ये ट्रांजैक्शन शिफ्ट कर देते हैं अपनी सब्सिडरी ब्रांच में। समझ लेते हैं यहाँ पे अगर 10% टैक्स था तो यहाँ पे 2% ही टैक्स होगा, तो इनको यहाँ पे 2% टैक्स देना होगा और फिर उसके बाद ये बाकी जो है यहाँ पे या तो डिविडेंड के तौर पे भेज देंगे या फिर किसी और तौर पे जैसे कि रॉयल्टी या लोन इंटरेस्ट का पेमेंट, कुछ भी इस तौर पे पैसा इधर भेज देंगे। तो अब ये वाली जो छोटी कंपनी है ये तो बोलेगी यार देखो हमने अपने देश में तो पैसा दे दिया, अब मेरी थोड़ी गलती है, वहाँ पे 2% टैक्स है तो मैंने तो 2% भर दिया है और बाकी जो पैसा बचा वो मैंने अपनी पेरेंट कंपनी को भेज दिया है। और पेरेंट कंपनी कह रही है यार मेरे पास तो इनकम आई नहीं तो मैं कहाँ से टैक्स दूँ। तो इस तरीके से हो क्या रहा है, जानबूझ के कंपनीज ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही हैं, जहाँ पे भी कम टैक्स है वहाँ पे दूसरी अपनी सब्सिडरी ब्रांचेस खोल लेती हैं, सारा अपना प्रॉफिट वहाँ पे शिफ्ट कर देती हैं, जिससे कि जो ये साउथ अमेरिका की सरकार है इसके पास टैक्स के तौर पे पैसा नहीं जा पाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2% लगेगा, यहाँ पे 10% लगता, तो इन्होंने यानी 8% टैक्स की चोरी कर ली है। तो इस वाली स्ट्रैटेजी को ही कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो OECD है और जैसे जैसे कंट्रीज़ को पता पड़ता गया कि ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है कंपनी, तो ये लोग सब परेशान हो गए। OECD जो कि G20 के अंडर आती है, इसने कहा कि भाई हमको कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे नए नियम निकाले, उसके तहत नई ट्रीटीज़ निकाली टैक्स की, रूल्स को थोड़ा मजबूत किया कि आसानी से आप सब्सिडरी अपनी कंपनी नहीं खोल सकते, खोलनी है तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी। और इसी सब चीज़ों को अंडर बेप्स प्रोजेक्ट किया गया, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे, प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया किसी दूसरे बेस पे, और जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स है क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रैटेजी है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसको टैकल करने के लिए OECD कंपनी ने कुछ रूल्स निकाले हैं। अभी फिलहाल न्यूज़ में इसीलिए है कि सरकार ने हमारी भारत की उस रूल पे साइन कर दिया है, यानी उसको रेटिफाई भी कर दिया, साइन तो पहले ही कर दिया था, अब रेटिफाई भी कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम रेटिंग एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हुआ क्या है, सेबी ने नए नॉर्म्स निकाले हैं, डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए। इसके तहत एक इम्पॉर्टेंट नॉर्म आया है सामने, नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म। तात्पर्य ये है कि आपको, यानी कि अगर आप रेटिंग एजेंसी है, मान लेते हैं ये कोई रेटिंग एजेंसी है, ये किसी कंपनी को, अगर मैं मानूँ ये देख लीजिए A, B और C 3 कंपनी है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी ये इनके कार्य को देखते हुए, इनके ऊपर कितना उधार है, कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितने अच्छे से चला रहे हैं काम, इन सब को देखते हुए ये इस कंपनी को क्रेडिट देती है। इस क्रेडिट के आधार पे जब ये कंपनी आगे जाके कभी लोन लेना चाहेगी तो बैंक इसके क्रेडिट स्कोर को देखेंगे, अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसको आराम से लोन मिल जाएंगे। साथ में अगर आने वाले समय में ये कंपनी कभी भी अपने शेयर्स निकालेगी या फिर IPOs निकालेगी, समझ लीजिए, तो लोग इसके क्रेडिट रेटिंग को देख के फिर सोचेंगे कि ये हमको खरीदना है या नहीं खरीदना। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ये काफ़ी काम आती हैं। तो अभी सेबी ने नए नॉर्म्स निकाले हैं जिसके तहत कहा है कि अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं तो आपको हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा इशूअर है जिसको आप रेट करते हैं तो ये बताइए क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमें दिसंबर 2019 तक आपको बतानी है। और साथ साथ सेबी ने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी फॉर्म किया है, जिसके तहत सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन्हीं वाले रूल्स को फॉलो करेंगी। और साथ साथ ये हेल्प करेगा ट्रैकिंग में और टाइमली रिकग्निशन में डिफ़ॉल्ट के बारे में। अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करने वाली है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है एक लिस्ट में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने लिख के दे दिया कि भाई हमारे पास जो A कंपनी है जिसका मैं क्रेडिट देखती हूँ वो संभावना है कि डिफ़ॉल्ट कर जाए क्योंकि उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो अगर इसके पास संभावना होगी तो इसके ऊपर थोड़ी कड़ी नज़र रखेंगे हम लोग, जिसके तहत डिफ़ॉल्ट करने के चांस बहुत कम हो जाए। डिफ़ॉल्ट का तात्पर्य है, फॉर एग्जांपल उसने अगर लोन ले रखा है तो वो लोन वापस नहीं कर रहा, उसने अगर
मार्केट से पैसा उठा रखा है तो मार्केट में पैसा वापस नहीं कर रहा। तो ऐसे किसी भी चीज़ पे अगर वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो ऐसे लोगों की संभावना की एक लिस्ट बना के दिसंबर 2019 तक सेबी को पकड़ानी है। अब हम लोग देखते हैं इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में। जो सेबी है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को रेगुलेट करता है जो भी भारत में ऑपरेट करती है। तो ये उसके खुद के रेगुलेशंस हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999, उसके तहत सेबी इनको रेगुलेट करता है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्या? तो इन रेगुलेशंस के अनुसार ये एक ऐसी बॉडी है जो अगर कोई भी सिक्योरिटी ऑफर की गई हो, भले ही पब्लिक या फिर राइट इश्यूज़ के फॉर्म में, तो उसको रेटिंग प्रदान करती है। सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तभी वो भारत में ऑपरेट कर सकती हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। और अगर अब हम लोग वर्तमान की बात करें तो 7 ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं। वो क्या कौन कौन सी हैं? एक है क्राइसिल, एक है इकरा, एक है केयर, एक है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, एक है स्मेरा और आखिरी है इन्फॉर्मेरिक्स एंड ब्रिक वर्क्स। तो इसको आप ध्यान रखें। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग फूड ग्रेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो भारत में किस तरीके से हो रहा है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए, एक बात पहले आपको मैं समझाता हूँ। एक संस्था है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये जो भी फूड ग्रेन्स है उनको प्रोक्योर करती है। आपने सुना होगा एक एमएसपी का कॉन्सेप्ट। भाई अगर ये किसान है, मान लेते हैं इसने कोई भी चीज़ उगाई है, अगर ये उस चीज़ को मार्केट में बेच नहीं पा रहा एक तय किए गए रेट्स पे, तो सरकार कहती है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हमने एमएसपी लगा रखी है, उन प्रोडक्ट को हम आपसे खरीद लेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और जो भी हम तय करेंगे उस अनुसार आपको हम पैसा दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं अगर हमने 10 रुपये पर केजी डिटरमाइन किया है किसी एक प्रोडक्ट ए की कॉस्ट। अगर मान लीजिए किसान लेके आया और मार्केट में बेचने गया, या तो उसका प्रोडक्ट बिका नहीं या फिर वहाँ पे उसको 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो चीज़ बिक रही है, तो किसान सोचेगा यार ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, 5 रुपये प्रति किलो तो सही नहीं है। तो किसान के पास एक ऑप्शन है, वो सरकार को ये चीज़ बेच सकता है। कितने में बेचेगा? 10 रुपये प्रति किलो, जो कि सरकार ने इस ए प्रोडक्ट पे एमएसपी तय कर रखा है। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे दोस्तों अलग अलग एमएसपी तय की जाती है सरकार द्वारा। तो यानी अगर ये ए प्रोडक्ट इस किसान के पास 5 किलो है तो सरकार इसको 50 रुपये दे देगी और इसे 5 किलो प्रोक्योर कर लेगी। अब सरकार यहाँ पे खुद नहीं उतरती, सरकार के बदले सरकार की एक संस्था है जो कि है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो यहाँ से फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करती है। अब एक और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ से प्रोक्योर कर लिया, तो इसके पास एक गोदाम होता है, ये गोदाम में इसने जाके भर दिया। तो इसी तरीके से ये पूरे देश भर से जब प्रोक्योर करेगा तो इस गोदाम में वो रखता चला जाएगा। अब न्यूज़ में ये बात है कि ये जो गोदाम है ये इस हद तक भर गया है, यानी इतना ज़्यादा इसमें इकट्ठा हो गया है फूड ग्रेन्स कि भाई अभी तक 6 साल में इतना नहीं हुआ। तो इसी के तहत सरकार सोच रही है जब हमारे पास इतना सारा माल पड़ा है, इतनी सप्लाई पड़ी है, तो क्यों ना गरीबों में ज़्यादा अनाज बांटा जाए। बस यही पूरी न्यूज़ में है। साथ में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी एक नया रोड मैप तैयार किया है कि जिसके तहत वो अपनी स्टोरेज स्पेस को बढ़ा पाएगा। टारगेट रखा है उसने 100 लाख टन का, यानी जो हमने गोदाम यहाँ पे देखा था वो गोदाम 100 लाख टन तक के फूड ग्रेन्स को मैनेज कर पाए। इसके तहत एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी, एक ऐसा गोदाम बनाया जाएगा और उसका रोड मैप यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। फाइनल तारीख ली है 2022, यानी 2022 तक हम ऐसा गोदाम क्रिएट कर देंगे। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और जैसे मैंने बताया ये प्रोक्योरमेंट करती है, स्टोरेज करती है। इधर से उधर अगर फूड ग्रेन्स को ले जाना हो, मान लीजिए हरियाणा में प्रोक्योर किया है लेकिन हमारा गोदाम तो पंजाब में है, तो हरियाणा से पंजाब ले जाने का काम भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। उसके अलावा बफर स्टॉक्स भी ये मेंटेन करती है। जो भी ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, अपने पास रखती है, उसको मूव किया जाता है। समझ लीजिए अगर कहीं पे रखा है जहाँ पे सरप्लस स्टेट है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऑलरेडी फूड ग्रेन्स मौजूद हैं, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो सरप्लस स्टेट से इसको ले जाया जाता है कंज्यूमिंग स्टेट्स में, वहाँ पे जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके अलावा बफर स्टॉक्स क्रिएट किए जाते हैं,
उसके अलावा ओपन मार्केट में भी इन फूड ग्रेन्स को बेचा जाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट जो FCI के ऊपर पड़ती है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहले तो जो एक्वायर करने में जो भी कॉस्ट लगती है, उसके अलावा जो लेबर चार्ज है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, गोडाउन का जो रेंटल है, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसको लगती है, और जो भी इस इकोनॉमिक कॉस्ट में और सेंट्रल इशू प्राइस में डिफरेंस आता है वो बेयर करता है सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सब्सिडी के तौर पे। फिर अगर हम लोग FCI के बारे में देखें, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका खुद का एक्ट था, फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 में आया था। ये जो काम है मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है आपके प्री के लिए, एक कमेटी की स्थापना हुई थी, शांता कुमार कमेटी 2014 में, जिसको टास्क ये दिया गया कि भाई जो भारत में फूड मैनेजमेंट है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी साथ में रीस्ट्रक्चर करके और बेहतर बनाया जाए। तो ये कमेटी का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि शांता कुमार कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग सोलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि सौर उपकरणों के निर्माण पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल बात ये हुई है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर भारत को अपने एम्बिशियस सोलर प्रोग्राम को अचीव करना है तो उसको एक स्ट्रैटेजी के तहत चलना चाहिए। स्ट्रैटेजी जो है वो होगी सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। हालांकि पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो इंडिया ने एक अच्छा काम किया है। उसने कैपेसिटी क्रिएट की है सोलर एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में। अगर हम 2014 से 2019 को कंपेयर करेंगे तो करीब 8 गुना हमारी सोलर कैपेसिटी बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे 2014 में तो हमारी 2650 मेगावाट थी, लेकिन 2019 में देखेंगे तो 28 गीगावाट पहुंच गई है। तो ये 8 गुना बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे स्फीयर में। और इसी को देखते हुए सरकार ने अपने टारगेट्स भी चेंज किए थे। शुरुआत में टारगेट रखा गया था कि भाई 2022 तक हम लोग 20 गीगावाट सोलर कैपेसिटी अचीव कर लेंगे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि 2022 होने में अभी 4 साल बकाया थे, यानी 2018 था वर्ष, और हमने ये कैपेसिटी ऑलरेडी अचीव कर ली। तो 4 साल पहले ही हमने ये अचीव कर लिया था। तो जब सरकार देख रही थी और उसको लग रहा था कि भाई हम लोग अचीव कर सकते हैं पहले, तो सरकार ने टारगेट्स को रिवाइज कर दिया। उन्होंने कहा अगर हम दूर तक जा सकते हैं तो क्यों ना दूर तक के टारगेट सेट किए जाएं। तो इसीलिए 2015 में टारगेट को बढ़ा दिया गया और 100 गीगावाट कर दिया गया 2022 तक। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले 20 था, फिर 5 गुना बढ़ा दिया, यानी 100 गीगावाट कर दिया। तो इंडिया कितने अच्छे राह पे है, कितने अच्छे मार्ग पे है। हालांकि समस्या ये है कि हमारा फोकस इतना ज़्यादा है सोलर प्लांट के इंस्टॉलेशन पे, लेकिन फिर भी हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे अभी तक। अभी कोई भी हमारे पास सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हमारा बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, समस्याओं में पहला है कि बहुत ज़्यादा हम लो कॉस्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इंडिया ने 2017-18 की हम लोग बात करें तो 90% से ज़्यादा जो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है सोलर इक्विपमेंट की, वो सब के सब इंपोर्ट से है, किसी और देश से लिया है। और वो भी किस देश से, आप यहाँ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, चाइना लार्जेस्ट सप्लायर है सोलर इक्विपमेंट्स का भारत में। और 2017-18 में जो ये 92% हमने सोलर इक्विपमेंट बाहर से मंगवाए हैं, 89% उसमें से चाइना से आए हैं। ज़्यादातर जो भारतीय कंपनी हैं वो सब की सब सिर्फ मॉड्यूल को असेंबल करती हैं, यानी कि बाहर से आ गया सामान, उनको असेंबल करके जोड़ के एक साथ रख दिया और फिर उसको आगे हमने प्लांट जहाँ भी सोलर प्लांट में लगाना है लगा दिया। पर समस्या यहीं आके अटकती है, आपको मैन्युफैक्चरिंग में उतरना ही पड़ेगा। अगर आपको इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में उतरना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए पहले बाहर से मंगाते हैं फिर असेंबल करते हैं, तो हमारे तो 2 गुने दाम लग रहे हैं। इससे बढ़िया अगर हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करेंगे, अगर हम भारत में ही इस चीज़ को बनाने लग जाएंगे तो हमारे दाम बहुत कम लगेंगे। हालांकि इंडिया ने इसके तहत भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। इंडिया ने एक रिक्वायरमेंट लगाई थी कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ इतना इतना बाहर से ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट आप चीज़ बाहर से ला रहे हैं, तो कम से कम इसमें 50 या 60 यूनिट का जो है वो डोमेस्टिक कंटेंट होना चाहिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, ये फिगर्स असली नहीं है, बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। ये था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब कम से कम कुछ परसेंटेज तो भारत का डोमेस्टिक कंटेंट उसमें होना चाहिए। लेकिन ये देखिए ये चीज़ WTO में चैलेंज कर दी गई थी और बाद में WTO ने इस चीज़ को हटा दिया गया था डिस्क्रिमिनेटरी बोल के। तो ये आप चीज़ ध्यान रखें। उसके अलावा
जो लैंड का कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। यूटिलाइजेशन हमारे देश में कम है, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। तो क्या सरकार ये सब जानते हुए कोई कदम नहीं उठा रही? तो ऐसा नहीं है, सरकार ने लगातार कुछ कदम उठाए हैं समय समय पे। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, यानी इंडिया की जो विनिर्माण नीति है, वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की इंडस्ट्री मानती है। उसके अलावा हमने नेशनल सोलर मिशन चलाया है। उसके अलावा सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 100% एफडीआई अलाउड है इक्विटी के तौर पे, और वो भी ऑटोमेटिक अप्रूवल, यानी सरकार से आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। देखिए एक और चीज़ समझाता हूँ, जो एफडीआई है इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक, इसमें क्या होता है आप सीधे बाहर से जाएं और वहाँ से पैसा उठा के ले आएँ, बाहरी कंपनी से एफडीआई ले आए। एक होता है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड में आपको कितना पैसा बाहर से लाना है ये डिसाइड करेगी सरकार, और सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत एक बॉडी है FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये तय करता है कि आपको कितना एफडीआई मिल सकता है। तो जो अगर सोलर सेल्स की बात करें, ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इसमें ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अलाउड है। 25% कैपिटल सब्सिडी सोलर मैन्युफैक्चरिंग में दी जाएगी मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव्स पैकेज स्कीम के तहत। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, तो 25% सरकार सब्सिडी देगी। तो आप समझ लीजिए 25 करोड़ के आसपास सरकार सब्सिडी देगी अगर मैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करूं, उसके तहत सोलर मैन्युफैक्चर करके अपने देश में सप्लाई करूं। तो सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, जिसको हमें आने वाले समय में रिजॉल्व करना ही पड़ेगा अगर हमें इतने बड़े टारगेट को अचीव करना है। तो फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस के बारे में, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की है। कमेटी जो थी उसका गठन किया गया था UK सिन्हा के अंडर। कमेटी ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है वो बताती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। भारत की इकोनॉमी के लिए ये जो MSMEs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। समय समय पर सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग मेजर्स लिए हैं जिससे कि हम इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकें। हालांकि आज भी ये सेक्टर जो है वो कई सारे चैलेंजेस फेस करता है और वो अपने कंप्लीट पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पा रहा। अगर आप फिगर्स में बात करें तो करीब 45% ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है, 40% से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, और अगर GDP की बात करें करीब 28% इसी एरिया से कंट्रीब्यूशन आता है GDP में। उसके अलावा बहुत बड़े तौर पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्रीज़। और अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो इसमें आपको कैपिटल की अमाउंट भी कम चाहिए, यानी कम पैसों में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट से देश जूझ रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स का अगर मैं यहाँ पे सहारा लूँ तो आपको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी इतना बढ़ चुका है कि पिछले 45 सालों में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं हुआ। बेरोज़गारी अपने चरम पे है। तो ऐसे में अगर MSMEs को हम लोग बढ़ावा देंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सरकार के हिसाब से अभी MSME की डेफिनेशन में थोड़ा बदलाव किया गया है। माइक्रो उन सब एंटरप्राइजेज को कहा जाएगा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करूं तो अप टू 25 लाख इन्वेस्टमेंट हो, और सर्विसेज की बात करूं तो अप टू 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो। यानी जो करंट वाला नया लुक है उसको इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया है। स्मॉल उनको कहेंगे जिसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, और सर्विसेज की बात करें तो 10 लाख से 2 करोड़ तक इसमें होना चाहिए। मीडियम इंडस्ट्रीज़ वो होंगी जिसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो। तो ये क्लासिफिकेशन, ये कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे जो ये मैंने अभी आपको पढ़ा है, ये जो पूरी चीज़ है ये इन्वेस्टमेंट के बेस्ड पे कैटेगराइजेशन है, लेकिन प्रपोज किया जा रहा था कि इसको चेंज करके टर्नओवर के बेसिस पे ले आया जाए। तो उसके तहत नया कैटेगराइजेशन क्या होगा, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अगर टर्नओवर है 5 करोड़ तक तो माइक्रो कहलाएंगी, अगर जो स्मॉल है उनमें टर्नओवर है 5 करोड़ से 75 करोड़ तक तो स्मॉल कहलाएंगी, और मीडियम का अगर टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ तक है तब वो मीडियम की कैटेगरी में आएंगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो अभी प्रपोज्ड है, जो होना चाहिए वो ये है टर्नओवर के हिसाब से, ये वाला अर्लियर वाला है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम MSME को अब टर्नओवर के हिसाब से करने जा रहे हैं, और टर्नओवर में आपको ये वाले दिए गए फिगर्स याद रखने हैं। अभी जो कमेटी की रिपोर्ट आई है इसके तहत उसने कुछ सिफारिशें रखी हैं, कुछ रिकमेंडेशन रखी हैं। क्या है, सबसे पहले तो
एक एक्ट है ये एमएसएमई से जो डील करता है, उसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है जिससे कि एमएसएमई का कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। उसके अलावा जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको चेंज करके टर्नओवर बेसिस पे रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल में इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, उसको टर्नओवर बेसिस पे करो। हमने आपको अभी अभी पढ़ाया था। ये देखिए जो अभी है वो इन्वेस्टमेंट बेसिस पे है और आने वाला में प्रपोज्ड है कि वो टर्नओवर बेसिस पे हो जाए। कहा जा रहा है कि अगर टर्नओवर बेसिस पे आप कर देंगे तो ज़्यादा पारदर्शिता होगी, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा और इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को आपको मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करना है। अब क्या है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? आप लोगों ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब देखा होगा। बेसिकली क्या होता है, इधर से यहाँ से कोई चढ़ाता है, सेलर हूँ मैं मान लो आपको कपड़े बेचता हूँ, तो मैं अमेज़ॉन पे टी शर्ट्स अपनी डाल दूंगा, जिसको लेनी होगी वो अमेज़ॉन पे देखेगा और टी शर्ट ले लेगा। आसान भाषा में समझने के लिए समझ लीजिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यही चीज़ है। एक तरफ से गवर्नमेंट इस पर लिस्ट कर देगी और इधर से कोई भी आदमी जिसको प्रोक्योर करना होगा वो ले सकता है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, ये है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है कि इस तरीके के स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को सेटअप करने की ज़रूरत है, इनकी स्थापना करनी चाहिए। क्यों? जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ये बढ़ावा दे सकें और जिससे कि इनको आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कि इनका विकास हो। और ये जो कॉरपोरेशन है इनको ऑपरेशनल फ्रीडम मिलना चाहिए काफ़ी हद तक। उसके अलावा फिर बात की गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। इसको आपको कॉरपोरेटाइज्ड करना है, यानी इसको फोकस करवाओ कि भाई आपको प्रमोशन करना है। जितना आप प्रमोट करेंगे उतनी ही ज़्यादा एमएसएमई की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। किसी भी चीज़ की अगर मार्केटिंग अच्छे से की जाए तो ये बात निश्चित है कि उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया है अगर आप लोग प्रमोशनल वर्क पे ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली एमएसएमई की क्षमता बढ़ेगी। तो केवीआईसी को यहाँ कहा गया है कि आप सिर्फ ध्यान दो प्रमोशनल वर्क पे। फिर उसके बाद मार्केट सपोर्ट एमएसएमई के लिए बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे बढ़ाओगे आप नेटवर्क क्रिएट करो कि भाई अगर एमएसएमई यहाँ से कोई चीज़ बना रहा है तो यहाँ पे कोई व्यक्ति हो जो कि इसको बेच रहा है। इन लोगों के बीच में अगर लिंक नहीं है तो कोई बीच का भी आदमी हो जो इनके बीच में लिंक बनाए। तो इस तरीके से डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स बनाने की ज़रूरत है, एक नेटवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग बात करें अभी एमएसएमई के द्वारा क्या क्या समस्याएं फेस करी जाती हैं, सबसे पहले तो पेमेंट का बहुत डिले होता है इसमें, और उनको डर लगता है कि अगर वो पेमेंट के बारे में बार बार किसी को फ़ोन करके बोलेंगे तो उनका क्लाइंट खो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, एमएसएमई से मान लीजिए अगर ये छोटा सा एक कपड़े का उद्योग है, यहाँ कपड़े हम लोग कुछ बना रहे हैं, इसने कपड़े का जो भी स्टॉक था मान लीजिए 100 मान लेते हैं हम लोग 50 करोड़ का कपड़े का स्टॉक था। अगर 50 करोड़ का इसने इस व्यक्ति को कपड़े का स्टॉक दे दिया तो ये इसको समय पे पेमेंट नहीं कर रहा, और अब एमएसएमई डर रहा है कि मैं बार बार अगर इसको बोल के फ़ोन करके बोलूँगा कि मेरे पैसे दो तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये मुझसे इतने करोड़ का व्यापार ना करे। तो एमएसएमई को डर है कि मेरा क्लाइंट खो जाएगा, और उसको डर इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं हैं। उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होने चाहिए। वो कैसे होगा? जो हम बात कर रहे थे, एक नेटवर्क स्थापित करना पड़ेगा आपको क्लाइंट्स का, एक नेटवर्क स्थापित करना पड़ेगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरर, डेवलपर और जो सेलर है, जो बायर है, इन सबको एक जगह पे कनेक्ट किया जा सके। वही चीज़ आप अगले वाले पॉइंट में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एमएसएमई को अच्छे से मार्केट नहीं मिल पाता अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। उसके अलावा एमएसएमई की बहुत बड़े स्केल पे प्रेजेंस है इनफॉर्मल सेक्टर में। समस्या यह है इनफॉर्मल सेक्टर में प्रेजेंट तो है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के डेटाज कहीं नहीं मिल पाते। तो अगर डेटाज ही सरकार के पास अवेलेबल नहीं है तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, यहाँ पे एमएसएमई उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की भी कमी है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो नहीं है। शायद उसकी ये भी वजह है कि इनको फाइनेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता और इनको रिसोर्स प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की यहाँ पे कमी है, लिमिटेड है, और इनको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं अलग अलग एंटिटीज़ के साथ, जैसे कि उद्योग आधार पोर्टल पे GSTN NSIC। तो इसी के तहत जो ये पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो जाता है और ये लोग अवॉइड करना चाहते हैं, और इसीलिए ये लोग फॉर्मल सेक्टर में ना जाके सोचते हैं अरे कौन इतनी माथापच्ची में पड़े, इससे बढ़िया आप इनफॉर्मल सेक्टर में ही रहो, इन सब से बच के। अब अगर इनफॉर्मल सेक्टर में रह रहे हो लेकिन तो इसके साथ दिक्कतें भी हैं। जो भी सरकार की स्कीम्स होंगी जिसके तहत इस एमएसएमई को हो सकता था फंड मिल जाता, वो अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि सरकार के पास डेटा ही नहीं आएगा और ये इनफॉर्मल सेक्टर में ही
थमी हुई है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र। फिलहाल में हुआ यह है कि सरकार ने फाइनल अप्रूवल अपना दे दिया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन को। कहाँ कहाँ पर दिया है? प्रकाशम आंध्र प्रदेश में, संगार रेड्डी तेलंगाना और कलिंगानगर उड़ीसा में। सरकार ने एक अपनी पॉलिसी 2011 में बनाई थी जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया था। पॉलिसी का नाम था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको हमको 25% तक करना है, और उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बूस्ट पे जाएगा तो जॉब्स जनरेट होंगी। सरकार का साथ में टारगेट था 100 मिलियन हमको जॉब्स जनरेट करनी है 2022 तक। तो इसी के तहत इसी को पूरा करने के लिए सरकार ने ये मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की स्थापना की है। अगर अभी तक मैं बात करूं तो ऐसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुके हैं टोटल 16 NIMZs को। अगर मैं वहाँ से एक्सक्लूड करता हूँ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रीजन, तो 16 यहाँ पे NIMZ को मिल चुके हैं। और अगर ये DMIC का भी रीजन आप इंक्लूड कर ले, यानी दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज पड़ती हैं, उसमें भी आप जोड़ लें तो उसमें टोटल अभी तक 8 इस तरीके के इन्वेस्टमेंट रीजन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। अगर हम लोग बात करें तो है क्या, ये एक टाउनशिप की तरह काम करेगा, यानी एक बहुत बड़ा सा एरिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं। इंडस्ट्रियल टाउनशिप की तरह काम करेगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होगा। इसमें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे ही वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की स्थापना की जाएगी। कम से कम 30% जो टोटल लैंड एरिया है NIMZ का, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लैंड को यहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा कि भाई कौन सा वेस्ट है, कौन सा इनफर्टाइल है, कौन सा ऐसा है जो लैंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन है। जो ऐसा लैंड है वहीं पे ये NIMZ बनाए जाएंगे, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं छीना जाएगा किसी से। और अगर कोई एरिया है जो कि इकोलॉजिकल फ्रिजाइल है, समझ लेते हैं वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन उसको कहा जाता है, तो ऐसा नहीं कि ऐसे एरिया के बगल में ही NIMZ खोल दिया यानी मैन्युफैक्चरिंग खोल दिया। सरकार को भी इस बात का आभास है कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग की आप कोई यूनिट खोलेंगे और कितनी ही क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर ले, फिर भी कहीं ना कहीं वहाँ के एनवायरनमेंट को डिस्टर्बेंस तो होगा। तो अगर इस डिस्टर्बेंस से बचना है तो सरकार ने पहले ही कह दिया कि भाई हम लोग कोई एग्रीकल्चर का लैंड नहीं लेंगे, हम लोग वही लैंड लेंगे जो वेस्ट हो या फिर इनफर्टाइल हो, वो उपजाऊ ना हो, या फिर वो कल्टीवेशन के लिए ना बना हो, मतलब लैंड की फर्टिलिटी पूरी चली गई। और साथ साथ कोई भी इकोलॉजिकली फ्रिजाइल एरिया है उसके आसपास हम लोग इस तरीके का कोई भी जोन को अप्रूवल नहीं देंगे। अगर एक बार सेंटर से फाइनल अप्रूवल मिल गया तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं इनको फाइनली कौन डिक्लेयर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर करेगी। इनको इंडस्ट्रियल टाउनशिप के तौर पे डिक्लेयर किया जाएगा संविधान के आर्टिकल नंबर 243Q1C के तहत। जो भी एक्सटर्नल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिंकेजेस हैं, जैसे कि रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, ये कोई भी जो बाहर के, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग जोन है, इसके बाहर के जो भी यहाँ पे चीज़ें आनी चाहिए या जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कनेक्शन के लिए चाहिए, वो सब प्रोवाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करेगा जो इस पॉलिसी में लिखी हुई सभी चीज़ों को, सभी फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरी चीज़ के पीछे जो मेन डिपार्टमेंट को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको पहले DIPP कहा जाता था, उसका नाम अब बदल के रख दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो दोस्तों अपने आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं आगे के टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस लेक्चर सीरीज से आपको चीज़ें समझने में आसानी हो रही होगी। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।